नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए एक बड़ी घोषणा की है। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 13 जिलों की 210 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब से प्रदेश की कमान संभाली, तब से प्रदेश को आगे ले जाने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज प्रेस वार्ता कर एक बड़ी घोषणा की। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 13 जिलों की 210 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की। इनमें नगर और ग्राम आयोजन विभाग की 103 और शहरी स्थानीय विभाग की 107 कॉलोनियां शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी 2274 अनियमित कॉलोनियों की अधिसूचना को पूरा करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2024 तय की है। इनमें नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं जैसे कि सड़कें, सीवरेज, जलापूर्ति और स्ट्रीट लाइट उपलब्ध करवाई जाएंगी। जिनका पहले भी चर्चा से करते रहे, जैसे अभी मैंने बताया है कि खास करके उसमें जो हमारी जो अनधिकृत कॉलोनीज हैं पूरे हरियाणा में, शहरी क्षेत्र के अंदर या जो शहरी क्षेत्र यानी अर्बनाइज से बाहर भी कुछ बन गई हैं, तो ऐसे कुल मिला करके हमारा जो टारगेट था कि 2274 अनियमित कॉलोनियों को हमने 31 जनवरी तक पूरा करना है। उसके अंदर अभी तक जो हो चुकी हैं 1673 ये सब हो चुकी हैं। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 210 और कॉलोनी, जिसके अंदर 103 तो टाउन कंट्री प्लानिंग की हैं और 107 अर्बन लोकल बॉडीज की हैं, ऐसे 210 और कॉलोनीज को भी नियमित करने की और मैं घोषणा कर रहा हूँ। इन 210 में अधिकांश जो ज्यादा संख्या के जिले हैं, जैसा सिरसा है 37, पलवल 38, कुरुक्षेत्र 35, रोहतक 20, जींद 16, बाकी सब 10 के आसपास हैं। तो ऐसे 13 जिलों के ये कुल 210 कॉलोनीज को नियमित किया जा रहा है। और जो शेष बची हुई हैं उनका भी हम कोशिश कर रहे हैं कि 31 जनवरी तक ये सभी कॉलोनीज, अनियमित कॉलोनीज को नियमित कर दिया जाए, ताकि वहाँ के विकास कार्य, कुछ कॉलोनीज जो पहले किए थे वो शुरू हो चुके हैं, और भी कॉलोनीज में जैसा जैसा नियमित होती जाएंगी वैसा वैसा उसका बजट हम रिलीज करते जाएंगे। हमने मोटे रूप से इन सब कॉलोनीज के लिए 3000 करोड़ रुपया अलग से रखा था कि इसमें जितना भी आवश्यकता होगी उतना उसमें हम लगा पाएंगे। जो कॉलोनीज नियमित होती जा रही हैं उनमें सब में यानी टाउन कंट्री प्लानिंग हो अथवा अर्बन लोकल बॉडीज हो, नो ड्यूज सर्टिफिकेट, एनडीसी, एनओसी सब जारी किया जाता है, ताकि लोग अपनी रजिस्ट्रेशन जो है उसमें ठीक से करा सकें। बाकियों में रोका इसलिए हुआ है ताकि सब लोग अपने अपने क्षेत्र के अंदर कोई कमी है उसको पूरा कर लें, और जैसे ही सब कॉलोनीज नियमित हो जाएंगी वैसे ही वहां भी लोग एनओसी, एनडीसी, क्योंकि सभी ड्यूज देंगे तो एनडीसी मिल जाएगा, और एनओसी स्वाभाविक नियमित होते ही वो एनओसी हो जाएगा। लेकिन हमने इसमें जितने भी सर्वेज हैं सैटेलाइट के माध्यम से अथवा ड्रोन के माध्यम से अथवा फिजिकली, वो सर्वे अब लगातार सब शहरों में शुरू हो गए हैं, ताकि कोई नई अनियमित कॉलोनी न बने। अब इसके बाद जो भी नई कॉलोनी हमको ध्यान में आती है उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। हम चाहते हैं कि जितने भी प्लान्ड तरीके से शहरों का विकास, ये बहुत जरूरी है, अन्यथा मशरूम टाइप जो डेवलपमेंट होती है उसमें बाद में सुविधाएं देने में, सर्विसेज देने में भी कठिनाई होती है। इसलिए आगे हमने जो लाइसेंसिंग की जैसी भी सुविधाएं हैं, जैसा तौर तरीका वो हमने बदला भी है, और कम
पैसा लगा करके भी हमने दीनदयाल उपाध्याय योजना जैसी योजनाएं भी, आवास योजनाएं बनाई हैं, उसका भी आगे विस्तार कर रहे हैं ताकि लोग अब नियमित कॉलोनियों में ही अपने प्लॉट खरीदें, मकान बनाएं। ये जो डेवलपमेंट मशरूम ग्रोथ है, ये डेवलपमेंट न हो और जो करे नियमित कॉलोनी के आधार पर करे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पूर्व की सरकार अपने 10 साल के कार्यकाल में 874 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया था, जबकि हमारी सरकार की ओर से कुल 1673 कॉलोनियां नियमित की जा चुकी है। आज की 210 कॉलोनियां मिलाकर अब तक 1883 कॉलोनियां नियमित हो जाएंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जिला स्तर पर आयुक्त एवं जिला नगर आयुक्त की अध्यक्षता में गठित टीम कॉलोनियों को नियमित करने के काम की निगरानी करती है। अनाधिकृत कॉलोनियों की बढ़ती संख्या पर अंकुश लगाने के लिए ड्रोन या सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से नियमित सर्वेक्षण किए जाएंगे। मनोहर सरकार में पारदर्शिता आई है, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा के गली मोहल्ले तक विकास की धारा पहुंची है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि जुलाई महीने में हुई भारी बारिश और बाढ़ के कारण करीब 12 जिलों में फसली संपत्ति, पशुधन और वाणिज्यिक संपत्तियों के नुकसान को लेकर नागरिकों को मुआवजा राशि वितरित की गई है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुआवजा राशि के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारी बारिश और बाढ़ के कारण लगभग 12 जिलों में फसली संपत्ति, पशुधन और वाणिज्यिक संपत्तियों सहित नागरिकों को भारी नुकसान पहुंचा था, जिसको देखते हुए मुआवजा राशि वितरित किया गया है। वहीं 34,511 किसानों को मुआवजा राशि 97 करोड़ 93 लाख 26,000 रुपए की राशि दी गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसानों को दिए गए मुआवजा राशि में 49,197 एकड़ का वो क्षेत्र भी शामिल है, जिसकी पुनः बिजाई कर दी गई थी। ऐसे क्षेत्र के लिए 7,000 रुपए प्रति एकड़ दर से मुआवजा देने की घोषणा पहले ही की गई थी। उन्होंने कहा कि आज दिए गए मुआवजे में कपास की फसल शामिल नहीं है, इसका सर्वे अभी चल रहा है। क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जो हमने मुआवजे के रजिस्ट्रेशन कराई थी, खास करके जो बाढ़ आई थी, तो जो बाढ़ आई थी उस बाढ़ के समय कई प्रकार का मुआवजा ये हमने घोषणा की थी, जिसके अंदर जो 11 अक्टूबर 2023 को भी हमने जो 5 करोड़ और 96 लाख ये मुआवजा, जिसमें पशुधन है, घर है, वाणिज्यिक संपत्तियां आदि, तो कपड़े, बर्तन, इनकी जो क्षति थी ये हम पहले कर चुके हैं। आज जो फसलें हैं, फसलों का जो खराबा हो गया था, उस फसलों के खराबे को कपास का छोड़कर, क्योंकि कपास वाला अभी उसका चल रहा है उसका सर्वे, और चूँकि 30 नवंबर तक पोर्टल खुला था कपास के लिए, उसमें सब लोगों ने भर दिया है। इसमें 31 दिसंबर तक कपास का हो जाएगा, लेकिन कपास को छोड़ करके बाकी जिन्होंने दोबारा बिजाई की थी अथवा जो लॉस 25% से लेकर 100% के बीच में आकलन किया गया है, उसका 97 करोड़ और 89 लाख लगभग 98 करोड़ रुपया इसको आज जारी करने के लिए मैं घोषणा करता हूं। और ये सब अभी जो है इसको बटन के माध्यम से और सबको ऑनलाइन ये भेज दिया जाएगा, और ये सबको आरटीजीएस के माध्यम से उनके खातों में और ये भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 25% से लेकर 100% तक फसलों के नुकसान के लिए ये मुआवजा दिया गया है। जिन जिलों में ज्यादा मुआवजा दिया गया है 10 करोड़ से ऊपर है, खास करके अंबाला जिला 12 करोड़ 81 लाख, फतेहाबाद 18 करोड़ 65 लाख, कुरुक्षेत्र 26 करोड़ 94 लाख, पलवल 5 करोड़ 40 लाख, 10 से ऊपर नहीं है, 5 ही है, यानी 10 करोड़ से ऊपर है। 3-4 जिले ये हैं जो मैंने बताए हैं, अंबाला, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, ये जो है 10 जिले। बाकी कहीं 5 करोड़ 6 करोड़ 2 करोड़। एक गुरुग्राम जिला ऐसा है जहां इस प्रकार का कोई लॉस बाढ़ के द्वारा नहीं हुआ है।
इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि शहरी क्षेत्र में वाणिज्यिक संपत्तियों के नुकसान के लिए 6,70,97,277 रुपए की मुआवजा राशि आवंटित की गई। इसे जल्द ही जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान के सत्यापन और प्रभावित लोगों को समयबद्ध तरीके से मुआवजा के वितरण की प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू किया था। जो ये आज 98 करोड़ भेजा है, इससे पहले 5 करोड़ रिलीज कर दिया था। शहरी क्षेत्रों के अंदर जो कमर्शियल जितने भी एस्टेब्लिशमेंट थी उनका नुकसान हुआ था, उसका सर्वे करने के बाद मोटे रूप से सर्वे हो चुका है, लेकिन अर्बन लोकल बॉडी उसको साथ साथ मैनुअली उसको देना उन्होंने जारी कर दिया है। वो भी 6 करोड़ 70 लाख रुपए बना है और कुल मिलाकर के 40 लोगों का देहांत हुआ था, उनको भी 1 करोड़ 60 लाख रुपए पहले हम दे चुके हैं। 7 लोग अभी ऐसे भी हैं जिनका सत्यापन होना भी बाकी है। कुल 47 डेथ हुई थी। तो ऐसा सब मिलाकर इस बाढ़ के कारण से 112 करोड़ 21 लाख रुपए का मुआवजा ये दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में पशुधन, घरों, वाणिज्यिक संपत्तियों की क्षति, कपड़ों, बर्तनों और अन्य घरेलू सामान की क्षति के लिए 5,96,83,000 रुपए की राशि 11 अक्टूबर 2023 को डीबीटी के माध्यम से सीधे ही बैंक खातों में डाली गई। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज विधुर और अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने की एक अनूठी पहल की यहां पर शुरुआत की है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को प्रेस वार्ता की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधुर और अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने की एक अनूठी पहल की। इस योजना के तहत राज्य में अब तक 12,882 विधुर और 2,026 अविवाहितों की पहचान कर ली गई है। इन्हें दिसंबर से पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। विधुर पेंशन योजना और अविवाहित पेंशन योजना, ये 2 योजनाएं घोषणा की थी। उसका भी 1 दिसंबर 2023 से वो फाइनल होकर के और डिपार्टमेंट ने उसको रिलीज करने के लिए फाइनल कर दिया है, क्योंकि ये 1 दिसंबर 23 से इनको पेंशन मिलेगी इस महीने की, और हमेशा जो पेंशन जिस महीने की होती है वो पेड इन नेक्स्ट मंथ होती है। तो दिसंबर की जो पेंशन होगी वो 7 जनवरी को जाएगी, जनवरी की पेंशन 7 फरवरी को जाएगी। तो आज इसका जो आंकड़ा है अभी जो वेरीफाई हो गया है, बाकी सर्वे चल रहा है, तो 12,882 विधुर और 2,026 अविवाहित। लेकिन संख्या इससे ज़्यादा है क्योंकि अब इसका वेरिफिकेशन भी करना जरूरी होता है। कई बार व्यक्ति की जानकारी पूरी उपलब्ध होती नहीं है। विधुर भी कई बार दोबारा शादी करा लेते हैं। अविवाहित में भी कई बार होता तो ये है कि वापस अविवाहित लिखा है, शादी कभी हो जाए बीच में तो उसका भी करना पड़ता थोड़ा वेरीफाई। अभी जो वेरीफाई हो चुका है 12,882 विधुर और 2,026 अविवाहित। अभी 15,000 के लगभग है, लेकिन मुझे लगता है कि ये संख्या हमारी लगभग 40,000 जाएगी। लेकिन जनवरी से जो आगे फरवरी में मिलेगी वो 3,000। वो तो सभी का जैसे ओल्ड एज, इसका पैमाना ये है कि ओल्ड एज पेंशन जितनी होगी उतनी ही पेंशन जितने भी कैटेगरीज हैं, चाहे विधुर है, विधवा है, चाहे उसमें कैंसर की है या और भी कई तरह की पेंशन ये ऐसी हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत ये सारा मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार ने विधुर और अविवाहितों को भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने का निर्णय लिया और इस पेंशन के लिए 3 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले 40 वर्ष आयु के विधुर और 1,80,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले 45 वर्ष आयु के अविवाहित पुरुष और महिला पात्र हैं। जैसे हमने पहले पता ही है कि अपने को ओल्ड एज वाली में 3 लाख रुपया वार्षिक का जैसे है, तो ये पेंशन विधुर के लिए तो 3 लाख रुपया ही रखा है, क्योंकि विधवा के लिए भी 3 लाख है तो विधुर के लिए भी 3 लाख है वार्षिक आय। लेकिन अविवाहित की वो 1,80 ही रखी है कि 1,80 से कम है तो उनको ये मिलेगी। 60 वर्ष तक ये मिलेगी। 60 वर्ष के बाद ये सारी जितनी तरह की पेंशन होती हैं ये ऑटोमेटिकली फिर ओल्ड एज में कन्वर्ट हो जाती है। इस अवसर पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त आयुक्त
राजस्व टीवीएसन प्रसाद, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण कुमार गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव उमाशंकर सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि हरियाणा को उसका अपना राज्य गीत मिलेगा। 15 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस संबंध में प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि 28 दिसंबर को एसवाईएल की बैठक होगी। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा और हरियाणा वासियों का उत्थान मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मुख्य उद्देश्य है। यही वजह है कि आज हरियाणा विकास की राह पर अग्रसर हो रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि जल्दी हरियाणा को उसका अपना राज्य गीत मिलेगा। 15 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस संबंध में प्रस्ताव रखा जाएगा। वहीं विभिन्न प्रतियोगिताओं के जरिए सरकार ने 3 गीतों का चयन किया है और सदन के पटल पर तीनों गीतों को पेश किया जाएगा। हमने आने के बाद जो एक वादा किया था कि हर वर्ष 3 सेशन हुआ, 3 बार विधानसभा का हुआ करेगा सेशन, तो वो 3 बार हम लगातार कर रहे हैं। इससे पहले 2 बार से ज़्यादा कभी हुई नहीं। पहले तो एक बजट सेशन होता था और एक शीतकाल मानसून ये होता था। अभी जो है हमने बजट, मानसून और शीतकाल 3 शुरू कर दिए और तीनों का परंपरा लगातार चल रही है। इसलिए ये जो शीतकालीन सत्र है ये हमारा कल से शुरू हो रहा है और बिजनेस एडवाइजरी समिति के माध्यम से इसकी जानकारी मिलेगी। एक दूसरी सूचना है कि इस सेशन में हम एक राज्य गीत ये लाने वाले हैं। बहुत से प्रदेशों ने राज्य गीत, स्टेट सॉन्ग, हाँ, तो स्टेट सॉन्ग विधानसभा में वो विधानसभा के सत्र पर रखेंगे। तो उसमें एक कंपटीशन करके और काफ़ी बड़ी मात्रा में आए थे। फिर शॉर्टलिस्ट 3 गीत हुए हैं। वो 3 गीत कल वहाँ सबके सामने रखेंगे। उसमें जिस गीत को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे उसको जो है राज्य गीत 1 साल के लिए घोषित करेंगे। 1 साल के बाद फिर ओपन होगा नए सिरे से। इसी को एक्सटेंशन देना, कोई नया बनाना, तब तक लोगों के विचार भी आ जाएंगे, अनुभव आ जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा और पंजाब के मध्य चले आ रहे एसवाईएल मामले को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत की अध्यक्षता में 28 दिसंबर को चंडीगढ़ में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होगी। एसवाईएल बड़ा गंभीर ये विषय रहता है, तो उसमें एक कदम और आगे बढ़ाते हुए हमारे केंद्रीय जो जल शक्ति मंत्री हैं श्री गजेंद्र शेखावत, उन्होंने एक मीटिंग आहूत की है। 28 दिसंबर को शाम को 4 बजे चंडीगढ़ में ये मीटिंग होगी। ये जानकारी भी आपको। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 में ऊर्जा दक्षता सूचकांक में देश भर में हरियाणा को दूसरा पुरस्कार मिला है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से हरियाणा के ऊर्जा मंत्री को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये प्रदेश वासियों के लिए गर्व की बात है। एक सूचना है कि हमारे हरियाणा राज्य के जो ऊर्जा दक्षता सूचकांक है, इसमें देश भर में दूसरा पुरस्कार मिला है। एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, इसमें हरियाणा को देश भर में दूसरा स्थान मिला है। और आज ही राष्ट्रपति महोदया वो जो पुरस्कार है वो हरियाणा को देने वाली है। हमारे ऊर्जा मंत्री वहां गए हैं। प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत स्थायी नौकरी के लिए 986 लोगों को जॉब ऑफर लेटर भेजे। उन्होंने कहा कि पहले से अनुबंध आधार पर लगे कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट किया गया है और नए सिरे से भी लोगों को नौकरी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि निगम के तहत लोगों को नौकरी देने के कुछ मानदंड तय किए गए हैं, जिसके तहत सॉफ्टवेयर के जरिए बेहद पारदर्शी तरीके से योग्य अभ्यर्थियों को चयन किया जाता है। एक सूचना है कि हम HKRM के माध्यम से जैसे लगातार भर्तियां कर रहे हैं, उसमें
कुछ तो ऐसी हैं जो पहले से चले आ रहे हैं आउटसोर्सिंग पर, उनको पोर्ट किया है, और कुछ ऐसे जो नए सिरे से एचकेआर पर नौकरियां दे रहे हैं। तो इसमें आज एक नई खेप 986 लोगों की है। ये जो एचकेआर का है, इसके पैरामीटर बनाए हुए हमने 5-6 चीज़ें हैं, वो जल्दी हम पैरामीटर्स पब्लिक भी कर देंगे। इसमें बड़ा एक पैरामीटर था इनकम का। अभी तक लोअर द इनकम हायर द रैंक, 1 लाख से नीचे का जो इनकम मैंने पहले रखी हुई थी वो 50 अंक, तो 150 में से केवल 1 लाख की इनकम से नीचे है 50 अंक उसको मिल जाते थे, और 1.5 लाख तक अगर इनकम होती थी तो उसको 40 अंक उसको भी मिल जाते थे। अभी जो है नए से उसमें इनकम का थोड़ा कम करके और चीज़ों में बढ़ाया है, जिसमें क्वालिफिकेशन है, सेम ब्लॉक है, और जो स्पेशल कैटेगरीज हैं, विडोज हैं, दिव्यांग है, ऐसे कुछ हैं। सीईटी का भी उसमें अंक रखे हैं कि अगर सीईटी पास है तो उनको अलग से अंक दिए जाते हैं। तो ऐसा बहुत ही एक ट्रांसपेरेंट तरीके से उसका सिलेक्शन कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर से होता है, और जो उसमें हाईएस्ट रैंकिंग के लोग होते हैं उसको दे देते हैं। हरियाणा की वर्तमान सरकार प्रदेश को विकसित राज्य बनाने की दिशा में अभूतपूर्व काम कर रही है, जिससे प्रदेश के युवाओं को भी रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने टोल फ्री की सुविधा देने की कड़ी में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। दरअसल 8 और टोल प्लाजा को लोगों के लिए यहां पर फ्री करने की घोषणा की है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के लोगों को टोल फ्री की सुविधा देने की कड़ी में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए आज 8 और टोल प्लाजा को लोगों के लिए फ्री करने की घोषणा की। इनमें 7 लोक निर्माण विभाग के टोल शामिल हैं। छोटे छोटे टोल थे उनको बंद किया था, आज फिर अध्ययन करा करके, और जो पीडब्ल्यूडी के कुछ टोल्स हैं, टोल जहाँ टैक्स लिया जाता है, ऐसे 2, 3, 5 और 6 और 7 टोल हैं, इनको बंद करने की घोषणा ये मैं करता हूँ। इसमें से कुछ तो है डिपार्टमेंट स्वयं चलाते हैं, उन डिपार्टमेंट्स को तो हम जो भी कोई तिथि आगे निश्चित करके और हम बंद कर देंगे। लेकिन जो एजेंसीज को जो जहाँ हमने एंटरप्रेन्योर लगाए हुए प्राइवेट, उनकी टर्म होती है कि कब कब वो खत्म होंगे, ताकि उनका साल का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो समाप्त होते ही उसको बंद कर देंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा पर बोलते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार जो करती है उसकी जानकारी जनता को मिले, और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अगर किसी पात्र को नहीं मिला है तो उसे उसके घर पर जाकर दिया जाए। इस प्रोग्राम को सारे देश में लागू किया गया कि आखिर हम जो करते हैं वो जनता को पता लगना चाहिए, फिर जो हम करते हैं वो जनता को लाभ जिसको नहीं मिला है उसके घर जाकर के, उसके गांव में जाकर के लाभ उसको देना चाहिए, ऑफर करना चाहिए। व्यक्ति को जानकारी नहीं होती है, इसके कारण से रह जाता है, वो जाके देते हैं। तो जनता को एक संकल्प लेना कि हम भारत को विकसित करना चाहते हैं 2047 तक, टाइम पीरियड भी तय कर दिया। जब देश के आज़ाद होने के 100 साल पूरे होंगे, हमारा देश यानी विकसित देशों में शामिल होना चाहिए। इस अवसर पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त आयुक्त राजस्व टीवीएसन प्रसाद, नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण कुमार गुप्त, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल सहित कई वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हो, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था कि हरियाणा में गर्वित ग्रामीण विकास तरुण योजना कब शुरू की गई थी। इसका सही जवाब है ए 12 जनवरी 2015। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं देवेंद्र सिंह रोहतक से। देवेंद्र, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता। अब वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए हम नजर डालते हैं आज के सवाल पर।
हरियाणा बौना भत्ता योजना के तहत पेंशन की राशि कितनी दी जाती है? ए 2250 रुपए, बी 1500 रुपए, सी 5000 रुपए, डी 3000 रुपए। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश के हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो पाएगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।